हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सैम्पलिंग यानी नमूनाकरण। हमने यूजीसी नेट पेपर 1 की सेकेंड यूनिट यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट कर रखा है और उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सैम्पलिंग यानी नमूनाकरण। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, उसके बाद हम जानेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सैम्पलिंग को। नमूनाकरण विधि या नमूनाकरण तकनीक जानकारी एकत्रित करके उस डाटा का विश्लेषण करके जनसंख्या का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। यह पॉपुलेशन को स्टडी करने की एक प्रक्रिया है। यह डाटा का आधार है जहां नमूना स्थान विशाल होता है। नमूना स्थान विशाल होता है यानी जिस पर हम रिसर्च करने वाले हैं, जिस एरिया पर, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो हम पूरी पॉपुलेशन पर तो रिसर्च कर नहीं सकते क्योंकि कितनी पॉपुलेशन है उसमें हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा रिसर्च करने में। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी जनसंख्या में से कुछ सैंपल चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल मान लिया 1 लाख हमारी जनसंख्या है और इस 1 लाख लोगों पर तो हम रिसर्च कर नहीं सकते, तो हम इसमें से कुछ सैंपल चूज़ कर लेंगे। 1 लाख में से मान लीजिए हमने 100 व्यक्ति चूज़ कर लिए। 100 ये हमारा सैंपल हो गया। जो हमने पूरी जनसंख्या में से कुछ जो नमूना चुना है वो हमारा सैंपलिंग होता है। सैम्पलिंग को नमूनाकरण भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे हिंदी में प्रतिदर्श भी कहा जाता है और न्यायदर्श भी कहा जाता है। अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना। प्रतिदर्श, न्यायदर्श, नमूनाकरण ये सारे सैम्पलिंग के ही नाम हैं। तो आई होप आपको सैम्पलिंग समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है हमारी, उसमें क्या क्या टाइप्स होंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। उसके बाद हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आएगी। इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंसर्वेटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो ये हमारे कुछ सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। इनको अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संभाव्यता नमूनाकरण यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। संभाव्यता नमूनाकरण विधि कुछ प्रकार के यादृच्छिक चयन यानी रैंडम जो हम चूज करते हैं उनका प्रयोग करती है। इस पद्धति में सभी पात्र व्यक्तियों को पूरा नमूना स्थान से नमूना चुनने को मौका मिलता है। यह विधि गैर संभाव्यता यानी नॉन प्रोबेबिलिटी नमूनाकरण विधि की तुलना में अधिक समय लेने वाली होती है और साथ ही साथ ये महंगी भी होती है। संभाव्यता नमूनाकरण का उपयोग करने का लाभ ये होता है कि इस नमूने की गारंटी देता है जो कि जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा, हम रैंडम तरीके से किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी व्यक्तियों को नमूने में चुनने का मौका मिल जाता है। हम अपनी मर्जी से किसी को चूज नहीं करते बल्कि रैंडमली चूज करते हैं, तो किसी को भी चूज किया जा सकता है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेने वाली होती है और साथ ही साथ ये ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। लेकिन इसका ये लाभ होता है कि ये गारंटी देता है कि जो हमने नमूना लिया है वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये संभाव्यता नमूनाकरण है इसके कुछ प्रकार हैं। संभाव्यता नमूनाकरण विधियों को आगे विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जैसे कि सरल यादृच्छिक नमूनाकरण यानी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्तरीकृत नमूनाकरण, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर नमूनाकरण, क्लस्टर सैम्पलिंग। आइए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक में जनसंख्या में प्रत्येक वस्तु के नमूने में चुने जाने की समान संभावना होती है। सिंपल रैंडम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंपली रैंडमली तरीके से चुनते हैं तो हर एक वस्तु के उसमें चुने जाने की समान संभाव्यता होती है। क्योंकि वस्तु का चयन पूरी तरह से अवसर पर निर्भर होता है, अपनी मर्जी से नहीं करते, हम अवसर पर छोड़ देते हैं। इसलिए उस पर निर्भर होने के कारण सभी व्यक्तियों के चुने जाने की या सभी वस्तुओं के चुने जाने की इसमें संभावना होती है। इसलिए इस विधि को मौका चयन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि नमूने का आकार बड़ा होता है और उस वस्तु को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, रैंडम तरीके से चुना जाता है। तो इसे हम प्रतिनिधि नमूनाकरण भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी इसे कहा जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। मान लीजिए कि हम एक स्कूल में 200 छात्रों का एक सरल यादृच्छिक नमूना चुनना चाहते हैं। 200 स्टूडेंट का हम रैंडम तरीके से सैंपल लेना चाहते हैं।
यहाँ पर हम स्कूल डेटाबेस में प्रत्येक छात्र को 1 से लेकर 500 तक नंबर लिस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं तो उनको हम नंबर दे देंगे, 1 से लेकर 500 तक उनको अलग अलग नंबर दे देंगे और फिर 200 नंबरों का एक नमूना चुनने के लिए रैंडम तरीके से यादृच्छिक संख्या जनरेटर का प्रयोग करेंगे। 1 से लेकर 500 तक हमने उन्हें नंबर दे दिया और फिर उनमें से रैंडम तरीके से हमने 200 छात्रों को चुन लिया। उसके बाद इसका दूसरा टाइप आता है व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। व्यवस्थित नमूनाकरण विधि में यादृच्छिक चयन बिंदु का चयन करके, रैंडम चयन बिंदु का चयन करके एक निश्चित नमूना अंतराल के बाद अन्य तरीकों का चयन करके लक्ष्य आबादी से वस्तुओं का चयन किया जाता है। इसकी गणना कुल जनसंख्या के आकार को वांछित जनसंख्या आकार से विभाजित करके की जाती है। एक सिस्टम होता है, इसमें सिस्टमैटिक तरीके से हम सैंपल को चूज करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। मान लीजिए कि एक स्कूल के 300 छात्र हैं, उनके नाम विपरीत वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध है। विपरीत वर्णमाला क्रम में यानी किसी का नाम ए से स्टार्ट है, किसी का बी से, सी से और लास्ट में जेड से, तो ये उल्टा विपरीत वर्णमाला में इनको क्रमबद्ध कर रखा है। वर्णमाला के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनका नाम एक क्रम में लगा रखा है, ऑर्डर में लगा रखा है। व्यवस्थित नमूनाकरण विधि में एक नमूना चुनने के लिए हमें यादृच्छिक रूप से एक प्रारंभिक संख्या, मान लीजिए 5 का चयन करके लगभग 15 छात्रों को चुनना होगा। हमें कोई भी एक संख्या रैंडम तरीके से चूज करनी है। जैसे कि इन्होंने 5 चूज कर लिया, अब 5 का चयन करके लगभग 15 छात्रों को चुनना होगा और संख्या 5 से आगे क्रमबद्ध सूची से 15वें व्यक्ति का हम चयन कर लेंगे। अतः हम कुछ छात्रों का एक नमूना प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 300 तक छात्र हैं हमारे पास और हमने रैंडम तरीके से एक नंबर चूज कर लिया 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 हमने रैंडम तरीके से चूज कर लिया। अब इस 5 के बाद आगे जितने भी होंगे उसमें से हम 15वां व्यक्ति चूज करते जाएंगे। 5 के बाद 15वां हमारा 20 होगा, 20 के बाद फिर 15वां, फिर उसके बाद 15वां, तो ऐसा करके हम नमूना सैंपलिंग ले सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तरीकृत नमूना। स्तरीकृत नमूना विधि में नमूनाकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल जनसंख्या को छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसको छोटे समूहों में बांट देंगे और जनसंख्या में कुछ विशेषताओं के आधार पर छोटे समूहों का गठन किया जाएगा। जनसंख्या को एक छोटे समूह में विभाजित करने के बाद सांख्यिकीविद यादृच्छिक रूप से नमूने का चयन करेंगे। यानी जनसंख्या की विशेषताओं के आधार पर कोई एक विशेषता हमने चूज कर ली और उस विशेषताओं के आधार पर हम जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांट देंगे और फिर उसमें से हम नमूना लेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 बैग हैं, ए, बी और सी, ये 3 बैग हैं और तीनों में अलग अलग गेंदे हैं। बैग ए में 50 गेंदे हैं, बैग बी में 100 गेंदे हैं और बैग सी में है 200 गेंदे। हमें आनुपातिक रूप से प्रत्येक बैग से गेंदों का एक नमूना लेना होगा। आनुपातिक रूप से एक अनुपात चूज कर लेंगे हम और उस रूप से फिर हमें प्रत्येक बैग से गेंदें चूज करनी है। मान लीजिए ए बैग से हमने ले ली 5, बी से ले ली 10 और सी से ले ली 20, यानी हमने एक अनुपात चूज कर लिया 10। 50 को 10 से डिवाइड करके 5 आया, 100 को 10 से डिवाइड करके 10 आया, 200 को 10 से डिवाइड करके 20 आया। तो इस तरह से ये हमारा सैंपल हो गया। बैग ए से हमने 5 सैंपल ले लिए, बी से 10 और सी से 20 सैंपल ले लिए। उसके बाद अगला आएगा हमारा क्लस्टर नमूनाकरण, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग विधि में जनसंख्या सेट से लोगों का समूह बनाए जाते हैं और समूह की समान सांकेतिक विशेषताएं हैं, साथ ही उनके पास नमूने का हिस्सा बनने का समान मौका है। सभी को सैंपल में चुने जाने का समान मौका मिलता है। यह विधि जनसंख्या के समूह के लिए सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का प्रयोग करती है। सिंपल रैंडम तरीके का इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले विशेषताएं देखी जाती हैं, उसके बाद हम सिंपल रैंडम तरीके से सैंपलिंग ले सकते हैं। एग्जाम्पल, एक शैक्षणिक संस्थान है, उसमें देश भर की 10 शाखाएं हैं जिनमें छात्रों की संख्या लगभग समान है। यानी एक शैक्षणिक संस्थान है एक नाम से और पूरे देश में उसकी 10 ब्रांचेस हैं और 10 की 10 ब्रांचेस में स्टूडेंट्स सेम है। पहली ब्रांचेस में भी जैसे मान लीजिए 500 स्टूडेंट हैं तो 10 की 10 ब्रांचेस में 500 स्टूडेंट हैं। यदि हम सुविधाओं और अन्य चीज़ों के संबंध में कुछ डाटा एकत्रित करना चाहते हैं तो हमें आवश्यक डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक इकाई की यात्रा नहीं करनी होगी। जो ये 10 ब्रांच है ना, हमें 10 की 10 ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट तो सेम ही है, पॉपुलेशन हमारी सेम ही है हर एक ब्रांच में।
इसलिए हम क्लस्टर के रूप में 3 या 4 शाखाओं का चयन करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो ये 10 ब्रांचेस हैं, इनमें से हमने कोई 2 या 3 या 4 ब्रांच चूज कर ली और उसी में जाकर हम अपना सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। अब एक डायग्राम दे रखा है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा था? सिंपल रैंडम मेथड। सिंपल रैंडम में क्या था कि हमने रैंडम तरीके से, सिंपल तरीके से, रैंडम तरीके से हमने क्या लिया था, हमारा सैम्पलिंग चूज की थी। मान लीजिए ये दे रखे हैं 12। अब इनमें से हम अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 5 को चूज कर लिया, इसमें से 8 को चूज कर लिया और इसमें से 10 को चूज कर लिया। सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने चूज कर लिया। उसके बाद आएगा हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 12 तक नंबर दे देंगे और उनको एक लाइन में व्यवस्थित कर देंगे, एक ऑर्डर में, एक क्रम में उसको व्यवस्थित कर देंगे और उसके बाद हम चूज करेंगे। पहले हमने सिंपल तरीके से 2 चूज कर लिया, फिर उसके बाद हमने 2 छोड़ के तीसरा चूज कर लिया, फिर 2 छोड़ के फिर चूज कर लिया, फिर 2 छोड़ के फिर कर लिया। जैसे 2 लिया हमने, 3 4 को छोड़ के 5 ले लिया, 6 7 को छोड़ के 8 ले लिया, 9 10 को छोड़ के 11 ले लिया। एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने सैंपल ले लिया। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने विशेषताओं के आधार पर समूह बना दिए। मान लीजिए 1 10 और 12 है, इन तीनों की विशेषताएं सेम है, जैसे कि इन तीनों के कलर सेम है। कलर के आधार पर या किसी और विशेषता के आधार पर हमने इनके अलग ग्रुप्स बना दिए। 2 4 6 इनका अलग ग्रुप्स बना दिया, 7 8 11 इनका अलग ग्रुप बना दिया और 3 5 7 इनका अलग ग्रुप बना दिया। अब ये जो ग्रुप बने हैं ना, इनमें से हम सिंपल रैंडम तरीके से कुछ भी चूज कर लेंगे। जैसे पहले ग्रुप से हमने 10 को ले लिया, दूसरे ग्रुप से हमने 2 ले लिया, तीसरे से 8 ले लिया और चौथे से ले लिया 5। पहले उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके और उसके बाद सिंपल तरीके से हमने सैंपल ले लिया। उसके बाद आएगा हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में ये जो 3 ब्रांचेस हैं, मान लीजिए 3 ब्रांचेस दे रखी हैं, जैसे वो ब्रांचेस वाला एग्जांपल था, 10 ब्रांच थी एक स्कूल की, तो उसी तरह लगा लीजिए ये 3 ब्रांच हैं, तो हमें इन तीनों में से सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। हम किन्हीं 2 में से भी सैंपल ले सकते हैं। जैसे हमने पहले वाले में से कोई सैंपल नहीं लिया, दूसरे में से हमने 5 और 6 ले लिया, तीसरे में से हमने 10 और 12 ले लिया, इसको हमने छेड़ा ही नहीं। क्लस्टर का मतलब यही होता है कि जितने भी ब्रांचेस होती हैं, अगर उनमें इक्वल क्वांटिटी है, इक्वल पॉपुलेशन है, तो हम किन्हीं 2 या 3 में से सैंपल चूज कर सकते हैं। जैसे ये 3 थे हमारे पास, 3 में से हमने 1 को छोड़ के बाकी 2 में से सैंपल चूज कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा टाइप है हमारा गैर संभाव्यता प्रतिचयन, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें शोधकर्ता यादृच्छिक चयन के बजाय, रैंडम तरीके के बजाय व्यक्तिपरक निर्णय के आधार पर सब्जेक्टिव तरीके से नमूने का चयन करता है। इस पद्धति में जनसंख्या के सभी सदस्यों को अध्ययन में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। ऊपर वाले जो थे प्रोबेबिलिटी, उसमें सभी को भाग लेने का मौका मिलता था, किसी को भी चूज किया जा सकता था, सबको चुने जाने का समान मौका था। लेकिन यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी में जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से सैंपल लेता है, तो जनसंख्या में जितने भी सदस्य हैं उनको समान रूप से चुने जाने का अवसर नहीं मिलता है, बल्कि ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो किसको चूज करे और किसको ना करे। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधियों को आगे विभिन्न चरणों में, विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि सुविधा नमूनाकरण, कन्वेंस नमूनाकरण, लगातार नमूनाकरण कॉन्टिन्यूस, कोटा नमूनाकरण और निर्णयात्मक यानी स्नोबॉल नमूनाकरण। तो ये 5 टाइप्स हैं हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला यही आएगा आराम नमूना, यानी सुविधाजनक नमूना। सुविधाजनक नमूना, आराम नमूना, इसमें नमूना जो है वो सीधे जनसंख्या से चुना जाता है, क्योंकि वे शोधकर्ता के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। नमूनों का चयन करना आसान है और शोधकर्ता ने वही नमूना चुना है जो पूरी आबादी को रेखांकित, वह नमूना नहीं चुना है जो कि पूरी आबादी को रेखांकित करता हो। पूरी आबादी है, मान लीजिए वही 1 लाख पूरी आबादी है, और रिसर्चर ने अपनी मर्जी से जो उसको उपलब्ध थे, जो उसके आसपास थे, उन सैंपल को चूज कर लिया। मान लीजिए 1000 पूरी पॉपुलेशन है और उसे 100 चुनने हैं अपने सैंपल में, तो वो 100 उन व्यक्तियों को चूज कर लेगा जो उसके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स को चूज कर लेगा, फैमिली को चूज कर लेगा, रिलेटिव्स को चूज कर लेगा। तो उसने पूरी जो जनसंख्या है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। जो नमूना उसने चूज किया है वो पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसने अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से
सैंपल को चूज किया है। एग्जाम्पल, किसी विशेष क्षेत्र में ग्राहक सहायता सेवाओं पर शोध करते समय, ग्राहक की सहायता सेवाओं पर शोध करते समय हम आपके कुछ ग्राहकों से खरीदारी के बाद उत्पादों पर एक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कहते हैं। यह डाटा इकट्ठा करने का एक सुविधाजनक तरीका है। फिर भी हमने केवल वही उत्पाद लेने वाले ग्राहकों का सर्वेक्षण किया है और साथ ही नमूना उस क्षेत्र के सभी ग्राहकों का प्रतिनिधि नहीं है। अपनी मर्जी से हमने ग्राहक चूज किए और उसके अनुसार हमने ग्राहक सहायता सेवा पर रिसर्च की। उसके बाद हमारा आता है लगातार नमूना। लगातार नमूना थोड़ा बदलाव के साथ सुविधा नमूने के समान ही है, बिल्कुल आराम नमूने के समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। शोधकर्ता नमूना के लिए किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह को चुनता है। फिर शोधकर्ता परिणाम का विश्लेषण करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे समूह में जाने के लिए कुछ समय तक शोध करता है। अपनी मर्जी से समूहों को चूज कर लिया हमने, तो ये बिल्कुल सुविधाजनक या आराम नमूने के समान ही हो गया। लेकिन परिणाम को एनालाइज करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर वो दूसरे समूहों में जाने के लिए भी कुछ समय तक रिसर्च कर सकता है। तो ये उससे थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन है ये वही सुविधाजनक नमूने के समान है। लेकिन जब हमारे रिजल्ट को एनालाइज करने का टाइम आता है तो हम दूसरा समूह भी चूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आएगा कोटा नमूना। कोटा नमूनाकरण विधि में शोधकर्ता एक नमूना बनाता है जिसमें विशिष्ट लक्षणों या गुणों के आधार पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। शोधकर्ता नमूना उपसमुच्चय चुनता है और डेटा का उपयोगी संग्रह लाता है जो पूरी आबादी को सामान्यकृत करता है। कोटा डिसाइड कर दिया जाता है। कोटा समझते होगे आप, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ विशिष्ट लक्षणों और गुणों के आधार पर व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। उस कोटा निर्धारित कर दिया जाता है जो कि पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आएगा उद्देश्यपूर्ण या निर्णयात्मक नमूनाकरण। उद्देश्यपूर्ण नाम से स्पष्ट है, रिसर्चर अपने उद्देश्य के अनुसार सैंपलिंग चूज करेगा। उद्देश्यपूर्ण नमूना में नमूनों का चयन केवल शोधकर्ता के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जितनी रिसर्चर को नॉलेज है उसके आधार पर ही सैंपलिंग चूज करेगा, क्योंकि उसका ज्ञान नमूना बनाने में सहायक होता है। इसलिए न्यूनतम सीमांत त्रुटि के साथ अत्यधिक सटीक उत्तर प्राप्त करने की संभावना होती है। इसमें ये प्रयास किया जाता है कि कम गलतियां हो और ज़्यादा सटीक उत्तर मिल सके। इसे निर्णयात्मक नमूनाकरण या आधिकारिक नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्यपूर्ण नमूना यानी रिसर्च के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ही जो रिसर्चर है वो अपनी मर्जी से कुछ सैंपल को चूज करेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव मान लीजिए हम किसानों पर या फिर महिलाओं पर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव महिलाओं से रिलेटेड ही होगा या किसानों से रिलेटेड ही होगा, तो हम सैंपल में केवल महिलाओं को ही चूज करेंगे या फिर किसानों को ही चूज करेंगे। यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव जिस टॉपिक से रिलेटेड है, जिस पॉपुलेशन से रिलेटेड है, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। वो होता है हमारा उद्देश्यपूर्ण नमूना। उसके बाद आएगा व्यापक नमूना। स्नोबॉल, इसे हम स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहते हैं। व्यापक नमूना स्नोबॉल सैंपलिंग को चैन रेफरल सैंपलिंग तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे एक चैन होती है ना, चैन इसी तरह बनती है, इसे चैन रेफरल सैंपलिंग तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति में नमूनों में ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए जनसंख्या के प्रत्येक पहचाने गए सदस्य को अन्य नमूना इकाइयां खोजने के लिए कहा जाता है। वे नमूना इकाइयां भी उसी लक्षित जनसंख्या से संबंधित होती हैं। क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम एक व्यक्ति को चूज कर लेंगे और उसी के द्वारा हम दूसरे को चूज करेंगे, दूसरे के द्वारा तीसरे को और तीसरे के द्वारा चौथे को। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए हमें शराबी पर रिसर्च करनी है, हमें पता नहीं है कि कौन कौन शराब पीता है, तो हमें एक शराबी सैंपल के रूप में हमने चूज कर लिया। अब जो शराब पीते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कौन कौन शराब पीता है, उनके फ्रेंड जो शराब पीते हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होती है, तो उससे हमें दूसरा शराबी का पता चल जाएगा। फिर दूसरे शराबी के कोई दोस्त या फिर फैमिली में या रिलेटिव्स में कोई शराब पीता हो तो उससे हमें तीसरे का और उससे हमें चौथे का। तो इस तरह हमें क्या है, हमारे सैंपल मिलते रहते हैं, इसलिए इसे चैन रेफरल सैंपलिंग भी कहा जाता है और स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की थी, इन दोनों में कुछ अंतर हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे संभाव्यता नमूनाकरण, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है,
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक प्रतिचयन तकनीक है जिसमें बड़ी जनसंख्या से लिए गए नमूने को संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर चुना जाता है। संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर चुना जाता है यानी सभी के चुने जाने की समान संभावना होती है। गैर संभाव्यता में क्या होगा? गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि एक ऐसी तकनीक है जो कि शोधकर्ता व्यक्तिपरक निर्णय और अधिनामित यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूने चुनता है, यानी अपनी मर्जी से नमूने चुनता है और संभाव्यता सिद्धांत को फॉलो नहीं किया जाता। अपनी मर्जी से अपने उद्देश्य के लिए, अपनी सुविधा के लिए नमूने चुनता है। लेकिन इसमें क्या है, रैंडम तरीके से चुना जाता है तो सभी को चुने जाने की समान संभावना होती है। फिर दूसरा अंतर यह है, इसे यादृच्छिक नमूनाकरण विधियों के रूप में भी जाना जाता है, रैंडम सैम्पलिंग के रूप में जाना जाता है, और इन्हें क्या जाना जाता है, गैर यादृच्छिक नमूनाकरण विधि, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनका उपयोग ऐसे शोध के लिए किया जाता है जो कि निर्णायक होता है, जो कि निर्णायक शोध होती है, उनके लिए संभाव्यता नमूनाकरण विधि, प्रोबेबिलिटी मेथड्स का प्रयोग किया जाता है सैम्पलिंग का। और जो ये गैर संभाव्यता है, इनका प्रयोग ऐसे अनुसंधान के लिए किया जाता है जो कि खोजपूर्ण हो, जिसमें कुछ हमें खोज करनी हो, उसके लिए हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण का चयन करते हैं। और निर्णय करने के लिए हम संभाव्यता नमूनाकरण का चयन करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डाटा प्राप्त करने में लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसको शीघ्रता से एकत्रित करने के आसान तरीके होते हैं, क्योंकि हमें अपनी सुविधा से चुनने होते हैं, तो उसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि वो हमारे आसपास ही होते हैं और जो हमारे लिए इकट्ठा करना आसान होता है, हम उसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगला अंतर है, अध्ययन शुरू होने से पहले संभाव्यता नमूने में एक अंतर्निहित परिकल्पना होती है। जब भी रिसर्च शुरू करते हैं, स्टडी शुरू करते हैं, तो जो ये रैंडम सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें एक हाइपोथेसिस होती है। साथ ही इस पद्धति का उद्देश्य है परिभाषित परिकल्पना को मान्य करना। जो हाइपोथेसिस हमने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले बनाई थी, उसको मान्य करना इसका उद्देश्य होता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है, उसमें नमूने के मामले में शोध अध्ययन आयोजित करके बाद में परिकल्पना तैयार की जाती है। इसमें हाइपोथेसिस बाद में बनाई जाती है और उसमें हाइपोथेसिस पहले ही बना ली जाती है और उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हाइपोथेसिस बाद में बनाई जाती है जब शोध स्टडी को आयोजित कर दिया जाता है। तो ये इन दोनों में कुछ डिफरेंस थे। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ इसके टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।